नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल जो हमने लोक सेवा आयोग को जहां पे छोड़ा था, आज हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि एक चीज जो है मिस्टेक हो गया था कल। ये जो 318 में यहाँ जो मैंने संसद लिखा है, संसद शब्द, ये संसद नहीं होगा, यहाँ पे ये राष्ट्रपति होगा। संघ के क्षेत्र, संघ में ये कार्य करना हो केंद्र स्तर पे तो राष्ट्रपति करेंगे। सेवा शर्तों का निर्धारण अर्थात लोकसभा के लिए राष्ट्रपति करेंगे, और राज्य लोक सेवा के लिए राज्यपाल करेंगे। आप लोग इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने कमेंट में भी करवा दिया था कि इसे इसे सही कर दें। ठीक है। आर्टिकल 318 में क्या है? संघ संघ लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वो उसे सेवा शर्तों से संबंधित नियम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल हमने ये देखा था कि निष्कासन देखना था कि निष्कासन इनका कैसे होता है या इनकी पदच्युति कैसे होती है। कल उसमें एक चीज हमने देखा था कि राष्ट्रपति, यहाँ पे यूपीएससी कर दिया, यहाँ पे कि राष्ट्रपति चाहे तो इनके अध्यक्षों या सदस्यों को समय से पूर्व हटा सकते हैं। लेकिन कैसे हटा सकते हैं? संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही, प्रक्रिया के आधार पर हटा सकते हैं। एसपीएससी में क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ नियुक्ति कौन करता है? इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनकी जो पदच्युति है वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ अंतर है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। पदच्युति या निष्कासन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी में नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इसका निष्कासन भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं? अगर समय से पूर्व हटाना हो तो सेम यही प्रक्रिया है। संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। वो आधार क्या क्या है? निष्कासन का आधार क्या क्या होगा? तो जो आधार दिए गए हैं वो है कि वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार हो या सक्षम नहीं हो, असक्षम हो। शारीरिक रूप से क्या हो? सक्षम नहीं हो। तीसरा है कि कार्यकाल के दौरान वह किसी अन्य नियोजन या रोजगार में लगा हो, किसी अन्य नियोजन या रोजगार में लगा हो। कार्यकाल के दौरान वह भुगतान वाले, ये देखिएगा, भुगतान वाले किसी अन्य नियोजन या रोजगार में लगा हो। यही आधार यहाँ भी है, एसपीएससी के सदस्यों के लिए भी है कि दिवालिया हो गया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? सक्षम नहीं हो। फिर कार्यकाल के दौरान वो भुगतान वाले किसी अन्य नियोजन या रोजगार में संलग्न हो। फिर एक और आधार है कदाचार। कदाचार के आधार पर भी क्या राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या होगी हटाने की? हटाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? एससी से जांच कराई जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होगा, उसकी पहले जांच होगी और इनका एससी की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। एसपीएससी के किसी सदस्य को भी हटाना है तो यहां भी जांच किसके द्वारा किया जाएगा? यहां भी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। हाई कोर्ट नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगी और इनकी जो सलाह होती है, सलाह जो है वो भी क्या है? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि इनका निष्कासन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोनों जगह ये सेम प्रक्रिया है। हाँ, एक बात ये है कि राष्ट्रपति जो है, ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति जांच प्रक्रिया के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट तब जब तक जांच कर रहा है उस प्रक्रिया के दौरान अगर चाहे तो इनके कोई सदस्य है या अध्यक्ष है उनको निलंबित कर सकते हैं।
यहाँ निलंबन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। प्रश्न इन्हीं सब शब्दों से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। सारा निष्कासन का प्रक्रिया किसके हाथ में है? राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन निलंबन कौन कर सकता है? उस जांच प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे राष्ट्रपति कर सकते हैं, और यहाँ पे राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में, नियुक्ति हो जाने के बाद सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भी क्या है? नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि उनको नियुक्त करने के बाद सरकार अपने हितों को साधने के लिए क्या करे, वह यूपीएससी के या एसपीएससी के अध्यक्षों से कुछ उनको मतलब लालच देकर कोई काम करा ले, उनकी सैलरी बढ़ा दे या इस तरह से कुछ करके। इसीलिए वहां पे शब्द है कि अलाभकारी परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता। उनको पदावधि की सुरक्षा तो वैसे भी संविधान द्वारा दे दी गई है। कैसे? क्योंकि इनके उनको हटाने की प्रक्रिया सामान्य नहीं है, जटिल है, इसीलिए उनको पदावधि की सुरक्षा भी प्राप्त है। इनकी सेवा शर्तें कौन तय करता है? वही जो आर्टिकल 318 में मैंने बताया कि कल संसद शब्द बोल दिया था। इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। यहाँ पे किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका वेतन, भत्ता, इनके सदस्यों के अध्यक्षों का वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि जो है, यह जो है संचित निधि पर भारित होता है। यह खर्च जो है संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। और इस पर जो है संसद में मतदान नहीं होता है, संसद में मतदान नहीं होता है। इनके वेतन, भत्ता, पेंशन किस पे भारित है? राज्य के संचित निधि पर, राज्य संचित निधि पर भारित होते हैं। इसमें भी मतदान नहीं होता है। विधानमंडल में यहाँ भी मतदान नहीं होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ भी जो है पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति से तात्पर्य है कि उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, मतलब एक से अधिक कार्यकाल के लिए वो नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। अब इनकी पुनः नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान हैं दोनों के लिए, उसे देखते हैं। इधर यूपीएससी और एसपीएससी, मैंने दोनों को एक जगह करके इसलिए बताया ताकि आप इसके अंतर को और समानता दोनों को देख सके और काफी ज्यादा समय तक या इसे मेमोराइज करके रख सकते हैं। पहले देखते हैं यूपीएससी अध्यक्ष के लिए क्या है। यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष जो है भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार, सरकार के अधीन कार्यकाल के बाद नौकरी के पात्र या रोजगार के पात्र नहीं होगा। नौकरी का पात्र या रोजगार का पात्र नहीं होगा। ये कार्यकाल के बाद जो है यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष यहाँ सदस्य नहीं, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं वो भारत सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकार के अधीन जो है नौकरी के पात्र या नियोजन के पात्र नहीं है। एसपीएससी अध्यक्ष, एसपीएससी के अध्यक्ष जो हैं, एसपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ भी सदस्य नहीं सिर्फ अध्यक्ष है, वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य के, जिस राज्य के वे अध्यक्ष या अध्यक्ष थे उसको छोड़कर अन्य राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। लेकिन ये भी जो है भारत सरकार के अधीन या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नौकरी के पात्र, उनके अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, या बस के एसपीएससी के अध्यक्ष क्या बन सकते हैं? वो या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, उसके पात्र हैं,
सदस्य बनने के पात्र हैं या फिर किसी अन्य राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र हैं। इसके अलावा किसी भी भारत सरकार के, राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन के पात्र वो नहीं। अब है यूपीएससी सदस्य के लिए क्या प्रावधान है। जो यूपीएससी के सदस्य होंगे, यूपीएससी के जो सदस्य हैं वह यूपीएससी के या किसी भी राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, परंतु फिर वही भारत सरकार के अधीन या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी या नियोजन के पात्र नहीं है। जो यूपीएससी के सदस्य हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी अन्य एसपीएससी के वे अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन किसी अन्य नियोजन में उनको अब नहीं लगाया जा सकता है। जो एसपीएससी के जो सदस्य होंगे, एसपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बनने के पात्र होंगे। ठीक है, उसी राज्य के, जिस राज्य के एसपीएससी के सदस्य हैं, उसी राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र हैं, अध्यक्ष बनने के पात्र हैं। फिर या फिर किसी अन्य राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। फिर वही यहाँ भी कि परंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन में या नौकरी में नियोजित होने के पात्र ये नहीं होंगे। ये कहाँ एसपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, उसी राज्य के एसपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं जिसके वे सदस्य थे, या फिर किसी अन्य राज्य के एसपीएससी के वे अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, परंतु भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र वे नहीं होंगे। और एक तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी सदस्य हो या फिर अध्यक्ष हो, उसी पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते। एसपीएससी में भी उसके सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। अब हम इसके कार्यों को देखते हैं। वो पता ही है कि यह क्या केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और ये राज्य स्तर पर भर्ती एजेंसी है। तो इसका कार्य क्या है, नियुक्ति करना और नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। इसकी भी क्या है, परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति करना। यूपीएससी जो है एसपीएससी द्वारा किसी सहायता मांगने पर, एसपीएससी द्वारा सहायता मांगने पर, सहायता या सलाह मांगने पर इनको क्या है, सहायता या सलाह मांगने पर, किसी एसपीएससी के द्वारा अगर सलाह मांगा जा रहा है तो इनको यह सलाह देना पड़ेगा। फिर से राष्ट्रपति अगर इन्हें कोई अतिरिक्त कार्य सौंपते हैं तो वो भी करना पड़ेगा। इन्हें भी राज्य के द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य सौंपा जा रहा है तो यही भी करेंगे। फिर यह सेवा व पदों से संबंधित भर्ती के नियम तैयार कर सकते हैं। भर्ती के नियम इस यूपीएससी तैयार कर सकता है। सेवा पदों से संबंधित भर्ती के नियम तैयार कर सकता है। यहाँ कौन करेगा, एसपीएससी क्या कर सकता है, सेवा व पदों से संबंधित भर्ती का नियम तैयार कर सकता है। और ये जो अतिरिक्त कार्य मैंने बोला, फिर से मैंने राष्ट्रपति बोल गया, वो संसद दे सकती है। संसद इनको कोई अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। यहाँ इन्हें कौन समझेगा, राज्य विधानमंडल इन्हें कोई अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है। इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जाता है। इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। अब है प्रतिवेदन। यूपीएससी जो है प्रतिवेदन किसको सौंपेगी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसे किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, संसद के समक्ष करेंगे। एसपीएससी अपना प्रतिवेदन किसे सौंपेगी, राज्यपाल को। ये इसे किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में स्पष्टीकरण ज्ञापन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से।
अब तो सर टाइम भी खत्म हो रहा है अब। सीमाओं में क्या है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संबंध में इनसे परामर्श नहीं किया जा सकता है। राज्य राज्य के स्तर भी एसपीएससी से कोई परामर्श नहीं किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू।